तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। हम तो जय भीम के नारे से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप कौन तो मोदी जी को जय भीम बोलते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्रिमिनल किसको बोल रहे हैं? उनके विधायक। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं। कलयुग वलयुग नहीं, ये कलम युग है। यहाँ जो जितनी शक्ति हासिल करेगा उतनी शक्ति से अपने लोगों का भला कर पाएगा। जिस तरह से किसी अन्य धर्म के राष्ट्र की मांग करना अपराध है, उसी तरह से इस धर्म की मांग करना भी राष्ट्रीय अपराध है। धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात करना भी एक तरह से क्राइम। ये देश संविधान से चलता है, संविधान के आधार पर ही चलेगा। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके विरोध में रहते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं, मैं चाहता हूँ समता के मार्ग पे आए। इस देश के हर वर्ग का व्यक्ति समता के मार्ग पर, वो इंसान को इंसान माने, वो उनके साथ जो है इंसानों जैसा बर्ताव करे, वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान के दूसरे को नीचा मान के, छोटा मान के उसके साथ हिंसा या अपमानजनक रवैया न करे। तो मैं चाहता हूँ ब्राह्मण इस देश के ब्राह्मण, इस देश के क्षत्रिय, इस देश के वैसे भी समता के मार्ग पे आ जाए। जिस तरह की हिंसा, जातिगत हिंसा कमजोर वर्गों पे हो रही है, तो अगर सेपरेट सेटलमेंट होगा तो शायद इस हिंसा से हम लोगों की जान बची रहेगी। जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। अभी तो जान पे के लाल हैं। अब बिहार को ही देख लो, मैंने आते गिनवाया कि 10-12 घटनाएं ऐसी हैं, कोमल पासवान से लेके पूजा और तमाम जो हैं, जिनकी हत्या हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं और रेप हुए हैं। ये पिछले 12-15 दिन घटना है। तो इस जंगल राज में जातिगत जो है अन्याय वो बंद हो, इसके लिए जो है मैंने सेपरेट सेटलमेंट की बात की, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब की मांग थी अगर सेपरेट सेटलमेंट हो जाता तो हमारी बस्तियां अलग होती, शायद आज जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं हमें सहना पड़ता। हम कम से कम अपनी तरक्की के रास्ते खोज पाते, देश की तरक्की में योगदान दे पाते। पिछले 11 साल के कार्यकाल में एनडीए की जो केंद्र की सरकार है या स्टेटों में जहां जहां उनकी सरकार है, आप ये देखो, उन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया। अब वो कह रहे हैं कि हम वक्फ में इस संशोधन जो कर रहे हैं इसके जरिए गरीब मुसलमान को लाभ होगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में है या मुसलमानों के खिलाफ? आप आम धारणा मानोगे, पूरे भारत में आप कहीं जाके किसी से पूछ लो, उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लीडरों के, उनके मंत्रियों के, उनकी सरकारों के उनके बयान, उनके जो हैं कथन, उनकी करनी को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो देश की लड़ाई नहीं, देश की तरक्की की लड़ाई नहीं, वो मुसलमानों को कमजोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नुकसान का पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हिस्ट्री में सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जब 2060-70 के दशक में जाके आज हम 2025 में आने वाली पीढ़ियां हिस्ट्री पढ़ेगी तो जाने का प्रयास करेंगे कि जब मुसलमानों पर इतना बड़ा जुल्म हुआ तो उनके पक्ष में कौन खड़ा था, उनके विरोध में कौन खड़ा था। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सिर्फ राजनीतिक जो है कुर्सी के लिए आज यहाँ कमजोरों के पक्ष में ना खड़ा हो जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं। उनको आज जरूरत है और आप जानते हैं जब जब किसी कमजोर को जरूरत पड़ी हो, किसी जाति धर्म का हो, उसके चाहे वो किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो या वक्फ का मामला हो या कमजोर वर्गों पे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी पे कहीं भी कोई जुल्म हुआ, चाहे पार्लियामेंट या सड़कों, मैंने कभी अपने आप को उनसे अलग नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उस लड़ाई को लड़ा और आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मैं उनको समर्थन करने और विश्वास दिलाने आया हूँ कि हम आपके साथ करें। भाजपा से विधायक है सुनील मणि त्रिपाठी, वो कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं। हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इस बात को, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को क्रिमिनल मानते हैं, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। हम तो जय भीम के नारे से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप कौन तो मोदी जी को जय भीम बोलते हैं, अमित शाह जी को जय भीम बोलते हैं। तो वो जय भीम किसको बोल रहे हैं? वो क्रिमिनल किसको बोल रहे हैं? उनके विधायक। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि अपने नेताओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, आप दोबारा से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की जातियाँ, पृथक निर्वाचन की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। जब सेपरेट इलेक्टोरेट के मामले में तो ये रिजर्वेशन आया, जब पूना पैक्ट हुआ, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। उसका कारण ये था कि जिस तरह की हिंसा, जातिगत हिंसा कमजोर वर्गों पे हो रही है, तो अगर सेपरेट सेटलमेंट होगा तो शायद इस हिंसा से हम लोगों की जान बची रहेगी। जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। अभी तो जान पे के लाल हैं। अब बिहार को ही देख लो, मैंने आते गिनवाया कि 10-12 घटनाएं ऐसी हैं, कोमल पासवान से लेके पूजा और तमाम जो हैं, जिनकी हत्या हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं और रेप हुए हैं। ये पिछले 12-15 दिन घटना है। तो इस जंगल राज में जातिगत जो है अन्याय वो बंद हो, इसके लिए जो है मैंने सेपरेट सेटलमेंट की बात की, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब की मांग थी अगर सेपरेट सेटलमेंट हो जाता तो हमारी बस्तियां अलग होती, शायद आज जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं हमें सहना पड़ता। हम कम से कम
अपनी तरक्की के रास्ते खोज पाते हैं, देश की तरक्की में योगदान दे पाते हैं। बोध गया कब पहुंच रहे हैं? बोध गया कि अभी भंते जी आए थे, मेरी बात हुई है उनसे और मैंने उनसे कहा कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे या फिर वहाँ से कोई इस तरह के संदेश देने का काम करेंगे तो मुझे एक दिन पहले बता दे तो मैं आ जाऊँगा। एक युवा जो सर आपको आदर्श मानता है वो 7 महीने से जेल में है गोल्डन दास। मुझे आदर्श मानता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मैं संविधान के आधार पर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ कहता नहीं जिसके बाद फिर जो है अपनी बात से पीछे हटना पड़े। सर आप बेगमपुरा की बात करते हैं तो कैसे बेगमपुरा बनेगा, क्या प्लान है सर? हाँ, राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो बेगमपुरा बनेगा। बेगमपुरा का मतलब समझते हो? बेगमपुरा, बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम नहीं, वो कोई किसी जाति का हो किसी धर्म का हो। तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा राज नहीं हो सकता जहाँ लोग बिना गम के जीवन जिए। मैं उसी विचार की बात करता हूँ। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये एक विस्तृत ऐसा समाज की व्याख्या है जहाँ सब लोग इंसाफ पसंद हो। सर कुछ दिन पहले ही संसद से तस्वीरें वायरल हुई जिसमें आप चिराग पासवान के साथ देखे गए, क्या कुछ बातें हुई है? चुनाव भी देखो फिर मैं आपसे कहूँगा, चिराग जी या गिरिराज सिंह जी या आज नीतीश कुमार जी भी, आपको याद होगा मैं नीतीश जी से मिला था, तब सब लोग खुश थे कि नीतीश जी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं या इंडिया को छोड़ के भाजपा को हराने वाली टीम में शामिल हो जाएं। मैं ये प्रयास करता रहता हूं। मैं सभी से कहता हूं कि भाई वो आज के हालातों में छोड़ें। मैंने कल गिरिराज सिंह से भी कहा कि वो भी छोड़ें, इस सरकार को छोड़ के वो भी, आज ये समय है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े। मैंने मिले हैं सर आप गिरिराज सिंह से? मैं मानव, मेरे अंदर किसी के प्रति कटुता नहीं। कोई अगर मुझसे हाथ बढ़ाता तो मैं दुश्मन से भी गले मिलता, लेकिन मेरे विचार, और मैंने फिर आपसे कहा कल गिरिराज सिंह जी सोचो ये पार्टी ज्वाइन बदल के इधर दूसरी पार्टी में आरजेडी में चले जाएं तब क्या होगा। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं वैचारिक विरोधी हूँ। मेरा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, उनकी नीतियों की वजह से वो रहेगा जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलते। जैसे हम कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके विरोध में रहते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं, मैं चाहता हूँ वो समता के मार्ग पे आए। इस देश के हर वर्ग का व्यक्ति समता के मार्ग पर, वो इंसान को इंसान माने, वो उनके साथ जो है इंसानों जैसा बर्ताव करे, वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान के दूसरे को नीचा मान के छोटा मान के उसके साथ हिंसा या अपमानजनक रवैया ना करे। तो मैं चाहता हूँ ब्राह्मण इस देश के ब्राह्मण, इस देश के क्षत्रिय, इस देश के वैसे भी समता के मार्ग पे आ जाएं। लेकिन जो नहीं है, और जिस दिन ये आ जाएगा सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो शायद हम एक महान शक्ति देश के रूप में बन पाएंगे और दुनिया में हमारा जो है वो परचम लहराएगा। लेकिन सर आप पे हमले करने वाले का तर्क ये है कि चंद्रशेखर आजाद एंटी हिंदू है, एंटी ब्राह्मण है। मैंने कौन से ब्राह्मण की भैंस खोली भाई बताओ? ठीक है, वो अब मैं कह रहा हूँ आपको अपराध करोगे तो आप अपने अपराध के पीछे कोई ना कोई तर्क तो दोगे भाई। अगर आप अपराध करोगे तो उसके पीछे तर्क नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो कुछ का तर्क ये है, कुछ को तो कहना ये है कि चंद्रशेखर को अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर देना चाहिए। जो लोग कमजोर वर्गों पे हमला नहीं रोक पा रहे। अच्छा, जितने जो जुल्म हो रहे हैं ये बिहार में, तो मैं बहुत कम आ रहा हूँ, तो बिहार में जो रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, इस पे क्या तर्क है उनके पीछे कि रेप करने वाला क्यों रेप कर रहा है, हत्या करने वाला हत्या क्यों कर रहा है? हत्या करने वाला भी तर्क दे रहा है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसकी हत्या कर दी। और रेप करने वाला क्या तर्क देगा कि मुझे लड़की सुंदर लगी इसलिए मैंने रेप कर लिया? क्या इन तर्कों के आधार पे आप किसी के अपराध को अपराध नहीं मानोगे? जो किसी पे हमला करेगा वो कोई भी हो, उसको उसकी सजा कानून की तरफ से मिलेगी। मैंने जो सवाल आज आपके सामने किया है, आप उसको पूछो कि जो लोग रेप कर रहे हैं वो इसके पीछे अगर आप उनसे पूछोगे कि इसका कारण क्या है, पहले तो वो कहेंगे हमने किया नहीं, अगर वो मौके से नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अंत क्या कहेंगे? ये लड़की एरोगेंट थी, ये लड़की घमंड में थी, ये लड़की जो है इसने मेरी बात नहीं मानी। तो इस आधार पे आप रेप कर लोगे? मेरा मानना है अपराध के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता। चंद्रशेखर मानवतावादी और मानवता के लिए काम कर रहा है और मेरी किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है मांझी जी, और वैचारिक लड़ाई रहेगी। आप अभी मैं उनसे भी मिला, जितने नाम मांझी से आपको पता नहीं पता है, मैं उनसे मिला और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके पास गया मिलने के लिए, बड़े हैं हमारे, और मैंने उनसे जानने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास बड़ा अनुभव है कि आपने आंदोलन कैसे चलाया, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ? 1 घंटा में उनके पास बैठा। बिहार में दलितों को भगाया जा रहा है, भूमिहीनों को। अब वो यहाँ पावर में होकर नहीं कर रोक पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ चिराग जी पावर में है, यहाँ मांझी जी पावर में है, और वो फिर भी नहीं रोक पा रहे तो मैं क्या करूँ? अगर मैं उनकी जगह होता और अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाता तो लात मार देता सी कुर्सी को उसी दिन। क्या सर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे? ये पार्टी का फैसला, ये पिछली बार जो फैसला था वो भी यही कि हमारी पार्टी की लीडरशिप का था, इस बार भी फैसला उनका होगा। मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं। बिहार को अपनी ताकत कैसे बनानी है, किसके साथ जाकर बनानी है, ये बिहार का फैसला है। बस ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जिनसे हमारा वैचारिक विरोध है उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें जो हैं वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी। एक सर सवाल है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमेशा जनरल से कम जा रहा है और जो जातीय गणना हुई उसके बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ा उसको भी रोक दिया गया है। ओबीसी समाज के साथ बड़ी एक तरह से समस्या आ गई। ओबीसी समाज तो भोला भाला समाज है, वरना आप बताओ जिनकी आबादी 52% थी वो 27% आरक्षण पे क्यों जो है सहमत हुई? अब सोचो ना,
तो जब तक वो भोला भाला बन के राजनीतिक एजेंडों में फंस के वोट करता रहेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब वो अपनी शक्ति बनाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। रही बात कट ऑफ की, तो ये तो सरकारी नौकरियां कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। आप और मैं ही, आप देख लेना, मैं भी देख रहा हूँ। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से संविदा, ठेकेदारी, लेटरल एंट्री का जोर चला है, उसके बाद कोई किसी, और आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, SC/ST OBC को भी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को नौकरी, ईडब्ल्यूएस वालों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जब सारा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, सब रोते फिरेंगे। और मेरी लड़ाई सिर्फ आज के समय में ये है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। वो नहीं दे सकते तो हमें अवसर मिले तो हम देके दिखाएं। बिहार में कई बाबा सराय के बाहर से घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं। देखो, जिस तरह से किसी अन्य धर्म के राष्ट्र की मांग करना अपराध है, उसी तरह से इस धर्म की मांग करना भी राष्ट्रीय अपराध है। ये इस धर्म के राष्ट्र, इस धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात करना भी एक तरह से क्राइम। ये देश संविधान से चलता है, संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी सबको अधिकार है कि वो अपने धर्म की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बढ़ाई करे। उसमें महानता होगी तो वो आगे फैलेगा, जिसमें महानता नहीं होगी तो वो वहीं रुक जाएगा। सर, आपके वैचारिक विरोधी है वो मनु विधान लागू करने की बात करते हैं, और आप लोग भी कहते हैं कि ये लोग संविधान हटा के मनु विधान लागू करना चाहते हैं। ये देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देख रहे हो, कलम है कलम संविधान ने ताकत दी है, कलयुग वलयुग नहीं, ये कलम युग है। यहाँ जो जितनी शक्ति हासिल करेगा उतनी शक्ति से अपने लोगों का भला कर पाएगा, और जो मानवतावादी हासिल करेगा तो मानवता का। आप लोग मनु विधान का विरोध करते हैं, तो बाबा को कह कि आप लोग सही से पढ़े नहीं है मनुस्मृति, वो आप लोग को पढ़ाएंगे, आपका नाम लेकर कह रहे हैं कोई भद्राचार्य। अब समझे ना, कोई जिसका जितना स्तर होता है उसी के स्तर से जवाब दिया जाता है। अब आप मुझसे पूछो कि मैं किसी गली के बाबा का जवाब दूं, तो ये तो मुझे शोभा नहीं देता ना। मुझे अपने लोगों के सम्मान का ध्यान रखना, ठीक है। पढ़े लिखे बाबा कोई कुछ कहेगा तो मैं उसका जवाब दूँ।